सेक्शन एटीसी के अंडर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में ईएलएसएस फंड्स, एनपीएस, यूलिप, पीपीएफ, ईपीएफ, एफडी, एसएसवाई और एनएससी शामिल है। जहां ईएलएसएस का लॉकिंग पीरियड केवल 3 साल के लिए होता है, वहीं सेक्शन एटीसी के अंडर दूसरे ऑप्शंस का लॉकिंग पीरियड आमतौर पर 3 साल से ज़्यादा का होता है। तो इसी से सवाल निकलता है कि क्या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स 2025 में इन्वेस्टमेंट करने के लायक हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ द न्यू टैक्स रेजिम ऑन ईएलएसएस पॉपुलैरिटी। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 75% टैक्स पेयर्स ने नई टैक्स रिजीम के अंडर इनकम टैक्स फाइल किया। बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स सिस्टम में टैक्स फ्री इनकम की लिमिट को 12 लाख और सैलरीड लोगों के लिए 12.7 लाख तक बढ़ा दिया है, जिससे ज़्यादातर लोग पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़ सकते हैं। इससे ईएलएसएस जैसे टैक्स सेविंग ऑप्शंस की डिमांड घट सकती है, लेकिन जो लोग अभी भी पुराने टैक्स सिस्टम में हैं उनके लिए ईएलएसएस एक बेनिफिशियल ऑप्शन बना हुआ है। ईएलएसएस टैक्स सेविंग प्रोडक्ट्स में सबसे कम लॉक इन ड्यूरेशन 3 साल की होती है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट में ये 5 साल और पीपीएफ में 15 साल की होती है। लॉन्ग ड्यूरेशन में ईएलएसएस फंड्स ने ट्रेडिशनल फिक्स्ड इनकम ऑप्शन से अच्छा रिटर्न दिया है, सालाना 10 से 15% कंपाउंड ग्रोथ। ये लॉक इन ड्यूरेशन डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है, जो मार्केट की अनस्टेबिलिटी में भी इन्वेस्टमेंट बनाए रखने में मददगार होती है। बजट 2025 के बाद फेयर टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लें। यदि पुरानी टैक्स रिजीम आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो पहले से हो रहे ईपीएफ इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट का इवैल्यूएशन करें। ईएलएसएस में तभी इन्वेस्ट करें जब आप 1.5 लाख की एटीसी की लिमिट से कम इन्वेस्ट कर रहे हो। एसआईपी के जरिए से ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने से कॉस्ट एवरेज होती है और अलग अलग एरिया व मार्केट कैप में इन्वेस्ट से रिस्क कम होता है। ईएलएसएस में इक्विटी इन्वेस्टमेंट होने से ये मार्केट की अनस्टेबिलिटी के प्रति सेंसिटिव होता है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफ़ी घट बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन के दौरान नेगेटिव रिटर्न की पॉसिबिलिटी रहती है। जिन फंड्स में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का ज़्यादा हिस्सा होता है वे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। एसआईपी इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि हर एसआईपी पे अलग अलग 3 साल की लॉक इन ड्यूरेशन होती है, जिससे वे 3 साल बाद पूरी अमाउंट नहीं निकाल सकते। ये फैक्ट अक्सर इग्नोर किया जाता है। जो इन्वेस्टर अनस्टेबिलिटी को सहन कर सकते हैं उनके लिए ईएलएसएस एक फेयर ऑप्शन हो सकता है। मीडियम से हाई रिस्क सहने वाले इन्वेस्टर्स को ईएलएसएस अट्रैक्टिव लग सकता है। जो लोग नई टैक्स रिजीम अपनाने की सोच रहे हैं उनके लिए ईएलएसएस अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहेगा। जो दूसरे म्यूचुअल फंड्स जो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। सवाल आता है क्या करें और क्या ना करें। ईएलएसएस में कम से कम 7 साल की लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कमिटमेंट होनी चाहिए। जो इन्वेस्टर्स इस साल पुरानी से नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो रहे हैं उन्हें अपनी एसआईपी रोक देनी चाहिए। लॉक इन ड्यूरेशन पूरी होने पर इन्वेस्टर ईएलएसएस से बाहर निकल सकते हैं। यदि फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट बनाए रखें, अदरवाइज बाहर निकल जाएं। नेक्स्ट और सेकंड पॉइंट है सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज फ्रॉम ईएलएसएस फंड्स। 2024 में नए टैक्स सिस्टम के चलते ईएलएसएस फंड्स की पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट आई है। इस गिरते ग्राफ का असर इन्वेस्टमेंट पैटर्न पर साफ देखा गया। अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच ईएलएसएस फंड से 2030 करोड़ की नेट विड्रॉल हुए, यानी कि लोगों ने इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बजाय अपने पहले से ही की गई इन्वेस्टेड अमाउंट निकालनी शुरू कर दी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सितंबर 2024 आईसीआईसी प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड से ही अकेले 3 महीने में 300 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल देखा गया। वहीं कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में टैक्स सेविंग कैटेगरी ईएलएसएस में इन्वेस्टर्स की संख्या में 20% तक का भी डिक्लाइन देखा गया। इस ट्रेंड का सबसे बड़ा कारण है नई टैक्स रिजीम, जिसमें सेक्शन एटीसी के अंडर मिलने वाली टैक्स छूट हटा दी गई है। अब जब इन्वेस्ट पर टैक्स सेव नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टर्स ईएलएसएस जैसे प्रोडक्ट्स की जगह दूसरे ऑप्शंस जैसे फ्लेक्सी कैप या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स को चूज कर रहे हैं, जिनमें टैक्स लॉक इन नहीं होता और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ईएलएसएस फंड से चाहे वो 2030 करोड़ की अमाउंट हो या इन्वेस्टर्स की संख्या में गिरावट, ये सिग्नल देती है कि इन्वेस्टर्स की प्रायोरिटीज बदल रही हैं
और टैक्स सेव करने के लिए अब वे दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट है अंडर परफॉर्मेंस रिलेटिव टू बेंचमार्क्स। ईएलएसएस फंड्स की परफॉर्मेंस अक्सर उनके बेंचमार्क इंडेक्स से कमजोर रहा है। पिछले 3 सालों के फिगर्स बताते हैं कि लगभग 56% ईएलएसएस फंड्स अपने अपने बेंचमार्क को पीछे छोड़ने में सफल रहे। इसका मतलब यह है कि निफ्टी या बीएससी इनसे इन्हें कम रिटर्न मिला है। जून 2024 में स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के क्लोज रहा और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में स्ट्रॉन्ग इनफ्लो देखा गया 40,608.19 करोड़। वहीं ईएलएसएस या टैक्स सेविंग स्कीम में 445 करोड़ का नेट आउटफ्लो देखा गया। पिछले 3 महीनों में ईएलएसएस से कुल 839.2 करोड़ का विड्रॉल हुआ है। इंडियन म्यूचुअल फंड्स यूनियन एएमएफआई द्वारा जारी मंथली स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग 42 ईएलएसएस फंड्स का कुल एयूएम 2.39 ट्रिलियन है। ईएलएसएस लॉन्ग ड्यूरेशन में महंगाई को मात देने में सक्षम होता है। 26 जुलाई 2024 तक बीते 3 और 5 सालों में ईएलएसएस ने एवरेज 20% और 21% रिटर्न दिए हैं, जो फ्लेक्सी कैप फंड्स 19.8% और 20.9% से के जैसे ही हैं। इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस की कमी आउटफ्लो का कारण नहीं है। इसका मेन कारण है कि कई इन्वेस्टर अब नई टैक्स रिजीम अपना चुके हैं, जिसमें सेक्शन 80C के अंडर कोई कटौती उपलब्ध नहीं है। इसीलिए ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट की बाध्यता खत्म हो गई है। एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने पिछले 3 सालों में सिर्फ 10.80 का एनुअल रिटर्न दिया, जबकि इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई करीब 20% का रिटर्न दे रहा था। यानी इस फंड ने बेंचमार्क के मुकाबले लगभग 9% कम परफॉर्म किया। ये अंतर इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ईएलएसएस से 3 साल तक का पैसा नहीं निकाला जा सकता। ऐसे में यदि फंड अपने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न दे तो ये इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन और फाइनेंशियल प्लान दोनों को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है ईएलएसएस स्टिल बेनिफिशियल फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम एडरेंट्स। ईएलएसएस फंड्स को लेकर कई चैलेंजेस हैं, जैसे कि नई टैक्स रिजीम में टैक्स छूट न मिलना। फिर भी जो लोग अभी पुरानी टैक्स रिजीम में हैं उनके लिए ये फंड अभी भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसका मेन कारण है इसका सबसे कम लॉक इन पीरियड। ईएलएसएस जब सभी टैक्स सेविंग ऑप्शंस में सबसे कम लॉक इन पीरियड 3 साल वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड 15 साल का है, टैक्स सेविंग एफडी 5 साल और एनपीएस में 60 साल की एज तक पार्शियल विड्रॉल है। ईएलएसएस मेन रूप से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिससे लंबी ड्यूरेशन में हाई रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। यदि आप पुरानी टैक्स रिजीम के अंडर आते हैं तो आप एटीसी के तहत 1.5 लाख तक की टैक्स छूट का बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही लॉन्ग ड्यूरेशन में कैपिटल एप्रिसिएशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पुरानी टैक्स रिजीम के अंडर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए ईएलएसएस अभी भी एक इफेक्टिव ऑप्शन है, खासकर उन लोगों के लिए जो टैक्स सेविंग के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी चाहते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड, क्वांट ईएलएसएस और कैनरा रॉबिको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, इन जैसे कुछ ईएलएसएस फंड्स ने पिछले 3 सालों में 18 से 22% तक का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि पीपीएफ 7.1% या एफडी 5 से 7% के कंपैरिजन में कहीं बेहतर है। नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट है शिफ्ट टूवर्ड्स ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। जैसे ही ईएलएसएस फंड्स में टैक्स बेनिफिट कम हो गए और कई फंड्स ने अपने बेंचमार्क से वीक परफॉर्म किया, वैसे ही इन्वेस्टर्स ने दूसरे ऑप्शंस की तलाश करना शुरू कर दिया। अब इन्वेस्टर्स ऐसे फंड की ओर बढ़ रहे हैं जो टैक्स में तो छूट नहीं देते, लेकिन अच्छा रिटर्न, फ्लेक्सिबिलिटी और कम अनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस लाइकेबल हो रहे हैं? जैसे कि पहला है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। ये फंड इक्विटी और डेट का मिक्सचर रखते हैं, आमतौर पर 65 to 80% इक्विटी, बाकी डेट। इससे इनका रिस्क ईएलएसएस के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, इन्होंने हाल ही के टाइम में स्टेबल और कॉम्पिटिटिव रिटर्न दिए हैं। लार्ज कैप फंड्स, ये फंड बड़ी और स्टेबल कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें रिस्क कम होता है। इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 में इन्वेस्टर्स की पसंद में लार्ज कैप फंड्स की हिस्सेदारी बढ़ी है,
क्योंकि ये कम अनस्टेबिलिटी और स्टेबल रिटर्न देने वाले माने जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है फ्लेक्सी कैप फंड्स। इन फंड्स को किसी भी मार्केट कैप में इन्वेस्ट करने की आज़ादी होती है, लार्ज, मिड या स्मॉल कैप। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इन जैसे फंड्स ने लंबी ड्यूरेशन में अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे ये इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शंस बन गए हैं। जैसे ही ईएलएसएस में 839 करोड़ का आउटफ्लो रिकॉर्ड किया गया, उसी ड्यूरेशन में अग्रेसिव हाइब्रिड और फ्लेक्सी कैप फंड्स में स्ट्रॉन्ग इनफ्लो देखा गया। इसका मेन कारण है कि ये फंड अच्छा डाइवर्सिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वे प्रेजेंट टाइम मार्केट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा फ्रेंडली बन जाते हैं। नेक्स्ट और 6 पॉइंट है रेगुलेटरी प्रपोजल्स एंड फ्यूचर आउटलुक। AMFI एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इसने ELSS को इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से कुछ नए प्रस्ताव दिए हैं। इनमें सबसे मेन प्रस्ताव है कि ELSS में इन्वेस्टमेंट के लिए 500 के मल्टीपल के कंपल्शन यानी बाध्यता हटाई जाए, ताकि इन्वेस्टर किसी भी अमाउंट में इन्वेस्ट कर सके, जैसे कि 300 रुपये या 750, जो अभी पॉसिबल नहीं है। ये चेंज छोटे इन्वेस्टर्स और एसआईपी करने वालों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और सुविधा की उम्मीद रखते हैं। अब सवाल आता है, प्रॉब्लम कहाँ है? वैसे ये एक पॉजिटिव कदम है, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक सरकार सेक्शन 80C के अंडर टैक्स छूट जैसे इंपॉर्टेंट इंसेंटिव्स को फिर से लागू नहीं करती, ELSS की लोकप्रियता में गिरावट आ सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे वेल रेप्यूटेड न्यूज सोर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नई टैक्स रिजीम में ATC की छूट नहीं होने के कारण ELSS फंड्स में इन्वेस्टमेंट की बाध्यता खत्म हो गई है और इसका सीधा असर इन्वेस्टमेंट फ्लो पर पड़ रहा है। 2024 अप्रैल से सितंबर के बीच ELSS फंड से 2030 करोड़ का विड्रॉल हुआ। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो साफ दर्शाता है कि टैक्स बेनिफिट खत्म होने से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ELSS की तरफ कम हो रहा है। AMFI के सुधार ELSS को और फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, लेकिन जब तक टैक्स बेनिफिट जैसे मेन आकर्षण वापस नहीं आते, तब तक इस कैटेगरी की डिमांड में डिक्लाइन दिखता रहेगा। लास्टली इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि जो इन्वेस्टर पुरानी टैक्स रिजीम में है और सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक की टैक्स छूट पाना चाहते हैं, उनके लिए ELSS अभी भी एक अच्छा और बेनिफिशियल ऑप्शन है। ELSS का सबसे बड़ा फायदा इसका सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड है, जो बाकी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे PPF 15 साल, NSC 5 साल, इनके कंपैरिजन में बहुत कम है। एक बिजनेस स्टैंडर्ड रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में हैं और EPF या LIC जैसी कटौतियों से अभी भी पूरा ATC इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो ELSS में इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचाने के साथ साथ इक्विटी से अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। विद दैट सेड, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।